डीएनए स्ट्रक्चरल कॉन्फर्मेशन। यह टॉपिक ना सिर्फ डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कस करता है बल्कि उसके छोटे छोटे फैक्ट्स को भी डिस्कस करता है, जिसके सहारे हम लोग डीएनए के काम करने के तरीके को देख सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल जो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है उससे उसका स्ट्रक्चर ही थोड़ा समझ में आ जाए बहुत है, ये तो फंक्शन तो समझ में नहीं आता है। और उसके बाद जो डीएनए का इंटरैक्टिव फेस होता है अपना, उसको समझने में भी बड़ी चुनौती रहती है। तो अगर डीएनए स्ट्रक्चरल कॉन्फर्मेशन की ओर चलें, डीएनए स्ट्रक्चर कॉन्फर्मेशन, तो हम सब जानते हैं डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है और दो प्रकार के डीएनए रिपोर्टेड हैं अब तक। एक है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसे डीएसडीएनए कहा जाता है, और दूसरा जो है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक स्ट्रैंड का डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रेयर एग्जांपल में से है वुंड ट्यूमर वायरस, दूसरा है 5X174 वायरस। इन सब में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए देखा जाए, जबकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ये सबसे सामान्य रूप से पाया जाने वाला डीएनए है। इसमें भी दो टाइप होता है, एक होता है हेलिकल फॉर्म, दूसरा होता है सर्कुलर। तो जो हेलिकल फॉर्म होता है वो इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है ना, इसका एंड आपस में चिपका नहीं रहता है। और जो सर्कुलर फॉर्म होता है उसको अगर देखें तो वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अब किसी को बोलेगा कि ऐसे डायग्राम बनाओ, बहुत मुश्किल है। ऐसे लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे गोल करके डबल स्ट्रैंड दिखा देते हैं, लेकिन होता ये इसी प्रकार से है, ठीक है ना। होता है इसी प्रकार से है। तो एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को देखिए ऐसे दिखा दिया और फिर अंदर से दिखा दिया। इस प्रकार से ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है, ये इस प्रकार से। तो इस फॉर्म में हमें दिखता है जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। सामान्यतः इसका बहुत पॉपुलर एग्जांपल है प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए है, ये सभी इसे सर्कुलर डीएनए होते हैं। तो एक बेसिक नॉलेज है जो आप सबको पता होगा, उसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जो सबसे कॉमन मेथड है कि अगर हम डीएनए देखते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, नॉर्मली जो डीएनए पढ़ा जाता है वो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और उसमें भी जो लीनियर वाला है वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग सामान्य रूप से देखते हैं कि ये एंटी पैरेलल होता है। 5' फॉस्फेट 3' OH, 5' फॉस्फेट 3' OH, इस फॉर्मेट में ये स्ट्रक्चर एंटी पैरेलल बना जाता है। ये हो गया एंटी पैरेलल 5' फॉस्फेट टू 3' OH, और दूसरा स्टैंड अपोजिट डायरेक्शन होता है 5' फॉस्फेट टू 3' OH। दूसरा होता है हेलिकल
हेलिकल फॉर्म। हेलिकल फॉर्म हो गया किसी एक एक्सिस को केंद्र मानकर उसके दोनों तरफ ये कॉइल करते हुए निकल जाना, तो एक हेलिकल फॉर्म हो गया इसका। तीसरा होता है कि जो बेस पेयरिंग होता है, बेस पेयरिंग ऑफ टू बिटवीन टू स्ट्रैंड्स। ये बेस पेयरिंग जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से होता है। ये सारी चीजें हमारे नॉलेज में हैं, ये कोई नई बात हम बता नहीं रहे हैं। अब जो बॉन्डिंग्स अगर देखें, एक हम ऐसे ब्लॉक डायग्राम का यूज कर रहे हैं आपके समझने की, ठीक है। मान लीजिए थायमिन है, इस थायमिन से एक सुगर जुड़ा हुआ है। अब ये सब सिंबॉलिक डायग्राम दे रहे हैं, ठीक है। उस सुगर से एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये चूंकि 5' कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इसलिए इस फॉस्फेट को हम लोग 5' फॉस्फेट कह रहे हैं। और ये 3' है, इस पर अभी OH है, इसलिए इसको 3' कह रहे हैं। इन जगहों से इसको निरूपित किया जाता है। अब यहां गौर करें तो यहां आपको एक बॉन्ड यहां दिखेगा, इसे हम लोग बोलते हैं सुगर फॉस्फेट बॉन्ड, करेक्ट। और दूसरा जो बॉन्ड है वो बॉन्ड यहां दिखता है, और इसे हम लोग बोलते हैं सुगर नाइट्रोजनस बेस बॉन्ड। दोनों बॉन्ड का अपना अपना नाम है। जो सुगर नाइट्रोजनस बेस बॉन्ड होता है 2, 1 का हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और 2 का हो गया एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस प्रकार से दोनों है। अब जब ये बेस पेयर करता है, मान लो थायमिन है तो किसके साथ बेस पेयर कर रहा है? एडेनिन के साथ। तो एडेनिन के साथ ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन उल्टा डायरेक्शन में होता है। ये 5' पर क्या है? फॉस्फेट। ये 5' फॉस्फेट हो गया, और 3' OH फ्री है अभी, 3' OH हो। ये कॉम्बिनेशन है। अगर आप यहां देखें, इस डायग्राम के डायरेक्शन को देखें, 5' to 3', और इसके अगर ओरिएंटेशन को देखें तो 5' to 3'। हमेशा 5' या प्राइम बोलते हैं लोग, तो इससे 3' का स्टडी की जाती है। तो तीसरा जो बॉन्ड है वो भी एक सिग्निफिकेंट बॉन्ड है, और उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक डबल स्ट्रैंडेड DNA में जो कि हेलिकली कॉइल्ड हो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर और एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। अब क्या है कि 5' फॉस्फेट और ये सुगर हो गया, थायमीन है यहां पर। अब ये 3' इंड है, अब ये आपस में जुड़ गया फॉस्फेट की मदद से। तो जो नया फॉस्फेट जुड़ा वो किस एंड पर जुड़ा? 3' एंड पर जुड़ा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो है फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन कहलाता है। क्या कहलाता है ये? फॉस्फोडाइस्टर PD बैकबोन। और यही बैकबोन होने के कारण DNA बन पाता है। DNA का जो बैकबोन है वो यही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, और ये इसी प्रकार से चलते रहता है और चीजें जुड़ते रहती है। अब इसको थोड़ा स्ट्रक्चरली अगर केमिस्ट्री फॉर्म में देखें इस स्ट्रक्चर को,
तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, ऑक्सीजन फॉस्फेट, ऑक्सीजन देखिए, और ये हो गया इसका एक, ये हो गया फॉस्फेट। अब आप देखें कि बाहर की तरफ जो है ऑक्सीजन पर क्या है, एक चार्ज है। इसका मतलब हो गया कि जो फॉस्फेट बॉन्ड है वो नेगेटिव चार्ज है इसमें, तो ये चार्ज है। अब चार्ज होने के कारण क्या हो रहा है, इसके चारों तरफ, तो बाहर में क्या है, बाहर चारों तरफ जो है वो तो पानी है, साइटोसोल है, या हम बोले कि न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये जो डॉट डॉट दिखा रहे हैं क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो क्या है, वाटर रिच है, पानी इसमें बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये वाटर के साथ इसका पोलर इंटरेक्शन होगा। तो ये जो है बताता है कि जो डीएनए का बाहरी फेस है, ये जो डीएनए का यहाँ पर क्या है, जितना फॉस्फेट बॉन्ड होगा उतना नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा। ठीक है, मैं सिंबॉलिकली आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, और बाहर क्या है, चारों तरफ क्या है, यहाँ पर चारों तरफ जो है वो पानी है। तो पानी के साथ जो है नेगेटिव इंटरेक्शन हो रहा है फॉस्फेट का, इसलिए डीएनए पर ओवरऑल जो चार्ज होगा वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा। डीएनए हमेशा ही नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं थायमीन और एडेनिन के बीच में, या ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, ये सभी हाइड्रोजन बॉन्ड एक रूप नहीं होते, मतलब सभी इक्वली साइज नहीं होते। कैसे? तो थायमीन और एडेनिन के बीच में एक जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 3 एंगस्ट्रम है, तो दूसरा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसको बड़ा कर देते हैं, दूसरा जो है वो 2.8 एंगस्ट्रम। ठीक इसी प्रकार से अगर हम साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में देखें तो ये 2.9 एंगस्ट्रम है, ये 3 एंगस्ट्रम है, और ये जो है वो 2.9 एंगस्ट्रम है। कहने का मतलब है कि जो जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो सब डिफरेंट है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप एक कॉन्सेप्ट को देखें तो आप ये पाएंगे कि इसका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक एंगल बना रहा है, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक एंगल बना रहा है, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक ऐसे करके एंगल बना रहा है। अब ये जो है कि डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, डिफरेंस इन द bond length, hydrogen bond length, the coiling of two strands take place. ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिकल। अगर कोई भी सवाल पूछे कि डीएनए का स्ट्रैंड सीधा क्यों नहीं है ना, क्यों ये ऐसे क्वाइल्ड हो गया है, आपका आंसर होगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड का लेंथ है वो लेंथ अलग अलग है, और छोटा बड़ा लेंथ होने के कारण ये घूमता चला जाता है अपने दोनों तरफ, ये क्वाइल करने लगता है।
इसके बाद आता है क्या कि हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर आप देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स का क्या यहाँ पर काम है? ठीक है, पहला काम है कि दो स्ट्रैंड को आपस में लिंक करना, टू लिंक टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ठीक है, टुगेदर। सबसे पहला तो यही काम है कि डीएनए का दो स्ट्रैंड जो है वह एक साथ होता है, ठीक है। सेकेंड क्या है कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। कैसे, उसको भी जस्ट इस स्टेटमेंट के बाद समझाएंगे। और तीसरा है स्पेसिफिसिटी ऑफ द बेस पेयरिंग। ये हम सब जानते हैं कि बेस पेयरिंग वाटसन क्रिक मॉडल है, स्पेसिफिक होता है, ATGC। अब ठीक है, दो स्ट्रैंड को एक दूसरे के साथ लिंक करना समझ में आ गया, बेस पेयरिंग समझ में आ गया। ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक इंटरेक्शन, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक कमजोर इंटरेक्शन है, लेकिन जब बट व्हेन इट्स क्वांटिटी increase then stability also increases। कहते हैं कि जब इसकी संख्या बढ़ती है तो इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। अब इसके कारण क्या है, AT में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और GC में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो विच इज मोर स्टेबल? यहां पर कहता है कि GC इज मोर स्टेबल देन AT। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। किसको खोलना आसान होगा? AT को। किसमें कम एनर्जी लगेगा और हम दोनों को अलग कर सकते हैं AT को, उसकी तुलना में किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा? GC में। इसलिए हमेशा याद रखेंगे AT कम स्टेबल होता है GC की तुलना में। अब सोचो कि कहीं एक सीक्वेंस दिया हुआ है AATA GGCA, दूसरा सीक्वेंस दिया हुआ है GCGATCTGTC, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, दोनों है 8 8 का। अब इसको बोला सीक्वेंस 1, इसको बोला सीक्वेंस 2। और अगर हमसे कोई सवाल पूछे कि दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ठीक है, ये सब बेस पेयरिंग होगा। तो हम यहाँ काउंट करते हैं, A 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 3 3 2, जोड़ दिए, कितना हो गया? 2 2 4 2 6 8 10 10 9 19, मतलब 19 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। वही GC में 3 3 3 2 2 3 2 3। तो अगर आप इसमें देखें तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 और 6 21, 21 इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो सेकेंड सीक्वेंस जो है मोर स्टेबल है, ठीक है ना, मोर स्टेबल। ये जो साइंस है इसको आसानी से समझना चाहिए, इसमें कहीं कोई झाग झमेला नहीं है। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और अगला पॉइंट है कि हमारे डीएनए के चारों तरफ क्या है। अगर एक सेल को देखें, ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या है? साइटोसोल कह रहे हैं यहाँ पर, या साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। और इनमें सबसे ज्यादा क्या है? वाटर। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है।
ठीक है, इसके ऑक्सीजन पर डेल माइनस और हाइड्रोजन पर डेल प्लस चार्ज, मतलब छोटा सा चार्ज डेवलप रहता है मीडियम में। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, मान लो अगर हम एक डीएनए को ऐसे दिखाएं और हम दिखाएं कि यहाँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, ज्यादा नहीं लेंगे, एक दो डायग्राम को ही समझा दें। ये जो नेगेटिव है ये क्या होगा? ये तो पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो पता चला कि ये इसके साथ इंटरेक्ट किया हुआ है, ये वीक इंटरेक्शन इसके साथ इसका है। इस तरह से चारों तरफ से वाटर जो है वह इसके साथ इसका वीक इंटरेक्शन है। और ये जो वाटर है वो किसका हिस्सा है? वो साइटोसोल का हिस्सा है, यदि यहाँ पर हम उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। इस प्रकार से वाटर के साथ हमेशा ही इसका संबंध बना रहता है। अब इसी कंटेक्स्ट में देखिए, समझने की कोशिश करिए। जो नाइट्रोजनस बेस होता है, अभी क्या है? फ्री इन द साइटोसोल, अभी साइटोसोल में फ्री है। तो नाइट्रोजनस बेस पर चूंकि पोलर मॉलिक्यूल है, तो अभी जो नाइट्रोजनस बेस है वह वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? वाटर के साथ। लेकिन जब दो नाइट्रोजनस बेस आपस में इंटरेक्ट करता है, तो मान लो कि कोई डबल बॉन्ड, मतलब एटी के बीच में नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पर उसको ए मान लें, यहाँ पर उसको टी मान लें। अगर इस तरह से दो हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच में बन जाए, तो इस हिस्से में नो वाटर, यहां पर कोई वाटर नहीं रहता है, इसको याद रखिएगा। ये जो हिस्सा है वो अंदर की ओर है, उसको बोलते हैं कोर। तो कोर पार्ट जो डीएनए का है उसमें कोई पानी नहीं रहता है। इसको एक डायग्राम से और हम दिखाते हैं। देखिए, एडनिन है, थायमिन है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन है, यहाँ साइटोसिन है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन है, थायमिन है, थायमिन है, एडेनिन है। ये जो अंदर का हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं कोर, कोर ऑफ डीएनए। और बाहर का जो हिस्सा है उसे बोलते हैं हम लोग पेरीफेरी। तो जो पेरीफेरी है वहां पर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि फॉस्फेट है, लेकिन कोर जो है वह हाइड्रोफोबिक है। क्या है वो? हाइड्रोफोबिक। वहां कोई पानी नहीं होता है, अंदर में नो वाटर, लेकिन बाहर में वाटर। तो डीएनए का जो कोर हिस्सा होता है अंदर का, उसमें कोई पानी नहीं होता है, जबकि बाहर में चारों तरफ से वो पानी से ही इंटरेक्ट करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। मेम्ब्रेन के कोर में कोई पानी नहीं रहता है, जबकि बाहर वो पानी से इंटरेक्ट करता है। तो कोर एरिया जो है वो हाइड्रोफोबिक रहने का क्या फायदा होता है? पहला फायदा है डिसऑर्डर, ठीक है ना। सेकेंड फायदा होता है इंक्रीज इंट्रोपी, इंक्रीज इंट्रोपी। इंट्रोपी का मतलब हो गया फ्री एनर्जी। हमें डीएनए को स्टेबल बनाना है, साथ ही डीएनए के वैरायटी को भी मेंटेन करना है। आप देखिए डीएनए में ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इन सब के न्यूक्लियोटाइड्स रैंडमली अरेंज्ड होते हैं एज पर देयर नीड। और इसीलिए क्या होता है कि अलग अलग तरह के उसके इंफॉर्मेशन होते हैं, उसका मीनिंग होता है, और हजारों लाखों तरह के उसमें कोडिंग्स किए जाते हैं। दूसरा, इंक्रीज इंट्रोपी, हमको स्टेबल बनाना है। अगर फ्री एनर्जी ज्यादा रहेगा उसका टिकाऊपन भी ज्यादा दिखेगा। इसीलिए जो ये दोनों चीजें जो होती हैं
वो डबल हेलिक्स को स्टेबल करने में मदद करता है। दोनों ही स्टेबिलिटी ऑफ डीएस डीएनए, डीएस डीएनए को स्टेबल करने में मदद करता है। अब आगे पॉइंट में बढ़ते हैं हम लोग कि स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। अब थोड़ा इस पर चर्चा करें। स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए, अगर आप गौर करें डीएनए में, तो दो चीजें डीएनए में दिखती हैं। पहला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो इसके स्टेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण होता है, और दूसरा जो बेस पेयरिंग होता है, बेस का अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं बेस स्टॉकिंग, बेस स्टॉक इंटरैक्शन। आप गौर करेंगे, मान लो कि हम ऐसे लिखते हैं कि देखो ये एक डीएनए है, ये दूसरा डीएनए है, ये ए है, ये टी है, ये जी है, ये सी है, ये सी है, ये जी है, ये टी है, ये ए है। हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये बेस जो है वो आपस में ऊपर नीचे अरेंज्ड है प्रॉपरली। अगर ये आपस में ऊपर नीचे अरेंज है, दिस इज कॉल्ड बेस स्टैकिंग। एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेस फ्लिपिंग। फ्लिपिंग समझते हैं, फ्लिप फ्लॉप, इधर से उधर। कई बार क्या होता है कि ठीक है, थायमीन है, सुगर है, फॉस्फेट है, फॉस्फेट है, सुगर है, ग्वानिन है, फॉस्फेट है, सुगर है, साइटोसिन है, फॉस्फेट है, सुगर है, थायमीन है, 3-OH। ये से 4 सीक्वेंस किया जा रहा है, और इसका बेस पेयरिंग किसके साथ है? एडेनिन, सुगर, 3-OH, फॉस्फेट, साइटोसिन, सुगर, फॉस्फेट, ग्वानिन, सुगर, फॉस्फेट, थायमीन तो एडेनिन होगा, सुगर होगा, ये फॉस्फेट, और ये 5-फॉस्फेट। अब आप गौर करिए, ये सभी तो आपस में बेस पेयरिंग से जुड़े हुए हैं। ये जितने फॉस्फेट हैं सब पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। सब पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ये अंदर बड़ा बढ़िया से बना हुआ है। मानो कि अगर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ का हाइड्रोजन बॉन्ड वीक पड़ गया और खुल गया। अब खुलते में क्या हो सकता है? ये जो है ये यहां से बाहर आ जाए, बाहर की तरफ। अब देखो, जब बाहर की तरफ आता है तो क्या हो जाएगा? ऐसी स्ट्रक्चर में दिखा दे रहे हैं क्या? बाहर आता है तो क्या होता है? सुगर और जुड़ा हुआ था सी। अब पूरा का पूरा ये बाहर आ गया। इसे हम लोग बोलते हैं बेस फ्लिपिंग। इसको कहते हैं हम लोग बेस फ्लिपिंग। और ऑटोमेटिकली इसका वापस जाने का भी चांस रहता है। अगर ये नहीं गया तो फिर रिपेयरिंग स्टार्ट होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली फिर से वापस जाकर वहां जाकर क्या होगा? जुड़ जाएगा। ऐसे इसके साथ होता है। तो ये जो प्रोसेस है कि अंदर से हाइड्रोजन बॉन्ड खुलकर बाहर की तरफ चला जाना, दिस इज कॉल्ड बेस फ्लिपिंग। अब अगला पॉइंट आता है, और उस पॉइंट का नाम है न्यूक्लियोटाइड। अगर एक न्यूक्लियोटाइड देखें, तो एक न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए, तो हम लोग क्या क्या कहते हैं? डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। मान लो कि न्यूक्लियोटाइड है एन, सुगर,
5' फॉस्फेट, 3' OH, यही एक न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। अब इस न्यूक्लियोटाइड को अगर हम खोल कर देखें, पूरा ओपन करके देखें, तो ये न्यूक्लियोटाइड कैसे दिखता है? ठीक है, देखिए हम इसको लंबा लंबी डायग्राम बनाते हैं ऊपर से नीचे की ओर, ताकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ सकें, देख सकें। देखिए, फॉस्फेट, ऑक्सीजन, CH2 रिंग में आ गए, कार्बन, कार्बन, ठीक है, फिर ऑक्सीजन, और फिर से फॉस्फेट जुड़े तो फॉस्फेट। अब आप गौर करेंगे, यहां से यहां तक एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, और यहां से जुड़ा हुआ एक नाइट्रोजन स्पेस 7। एक न्यूक्लियोटाइड में 7 बॉन्ड्स जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, 7